हाय हेलो एवरीवन। सो नुवामा वेल्थ के Q3 का कौन कौन एनालिसिस करेंगे आज हम। रिजल्ट हमने देखा था कंपनी का बहुत अच्छा नहीं था। नंबर्स ऑफ कोर्स अच्छे थे लेकिन ग्रोथ रेट कंपनी का स्लो हुआ था थर्ड क्वार्टर के अंदर। एंड पूरे कैपिटल मार्केट स्पेस में हमने जिन भी कंपनीज को डिस्कस किया, ब्रोकिंग कंपनीज या प्लेटफॉर्म बिजनेसेस लाइक CDSL और पूरा वेल्थ मैनेजमेंट का स्पेस, सब कंपनीज में हमने देखा कि जो उनका ग्रोथ रेट फर्स्ट हाफ में था उसके कंपैरिजन में Q3 में स्लो डाउन देखने को मिला है। सो अब फोकस करना है कि इनकी मैनेजमेंट का कमेंट्री क्या है कॉन कॉल के अंदर, आने वाले क्वार्टर्स के लिए कैसा ग्रोथ वगैरह वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो नेट न्यू मनी है यानी फ्रेश पैसा जो होता है क्लाइंट्स का उसमें उसका किस तरीके से मोमेंटम है, एंड कैपिटल मार्केट बिजनेस के अंदर डील्स की क्या एक्टिविटी है, क्या पाइपलाइन है। सो ये सारी चीजें देखेंगे एंड आगे का इनका आउटलुक डिस्कस करेंगे। सो नंबर्स इनके हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। 36% से कंपनी का टोटल एसेट ग्रो हुआ है। मतलब अक्रॉस सेगमेंट अगर आप देखोगे, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट और जो इनका कस्टोडियन वाला बिजनेस है, सबको इंक्लूड करके 36% की एसेट में ग्रोथ है। 9 मंथ्स का रेवेन्यू अगर हम देखें तो 45% से ग्रो हुआ है और प्रॉफिट में 76% की ग्रोथ है। बट स्पेसिफिकली अगर आप Q3 का नंबर देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 30% के आसपास से ग्रो हुआ है और पैट में 44-45% की ग्रोथ है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट हाफ में आपका बहुत रोबस्ट ग्रोथ थी और Q3 में फर्स्ट 6 मंथ्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो डाउन हमको देखने को मिला है। देन मैक्रो इकोनॉमिक पे कंपनी का कहना है कि ओवरऑल इंडिया की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है उसको लेकर के हम काफी कॉन्फिडेंट है। ये एक्चुअली आप हर एक कंपनी के मैनेजमेंट से सुनोगे। एंड इनका कहना है कि शॉर्ट टर्म में जो वोलेटिलिटी है वो एक्चुअली एक तरीके की अपॉर्चुनिटीज दे रही है मार्केट पार्टिसिपेशन को। एंड इसमें हमारा जो बिजनेस मॉडल है, जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, ये एक तरीके का एक कॉम्पिटेटिव एज देता है हमको हमारे पीयर्स के कंपैरिजन में। बिकॉज इससे हमारी जो रेवेन्यू की वोलेटिलिटी है, अर्निंग की वोलेटिलिटी है, वो काफी कम हो जाती है। देन मैनेजमेंट का कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में तीन चार चीजों पे हमारा मेन फोकस रहा है। एक तो सबसे पहले ऑफ कोर्स ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, जिसमें हमने देखा कि डोमेस्टिकली भी इन्होंने अलग अलग स्टेट्स के अंदर एंटर किया, Tier 2 मार्केट के अंदर एंटर करा। प्लस इंटरनेशनल में भी कंपनी ने दुबई में एंड सिंगापुर में एक्सपेंशन किया। दोनों कंट्रीज के अंदर इन्होंने ऑपरेशंस वगैरह स्टार्ट कर दिए। देन कैपिटल एफिशिएंसी पे कंपनी का फोकस था, मतलब कि आरओई के नंबर को बढ़ाने के ऊपर। अगर आप लास्ट ईयर का आरओई का नंबर देखोगे नुवामा का प्लस बाकी कंपनीज का, तो काफी गैप दिखता है उसमें। लेकिन इस 9 मंथ्स के अंदर इनका आरओई जो है वो 30% से भी ज्यादा है। प्लस Q3 का भी आरओई जो है कंपनी का वो +30% है। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने क्या करी है कि इनका जो लोन बुक वाला जो सेगमेंट है उसको लास्ट 1-1.5 साल में कंपनी ने डेलिबरेटली कुछ उसमें स्ट्रेटेजीज वगैरह चेंजेस करे हैं। आगे चल के उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन मैनेजमेंट कह रहा है कि रेवेन्यू की क्वालिटी, उसकी ग्रेनुलरिटी, इस चीज पे हमने फोकस किया है। मतलब जितनी भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज होती है इनके लिए रेकरिंग रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप CDSL के बिजनेस मॉडल में देखते हो, उनका जो इश्यूअर इनकम है वो एक तरीके से रेकरिंग रेवेन्यू है। यानी मार्केट अच्छा करे, मार्केट बुरा करे, बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, उनका जो इश्यूअर इनकम है वो हर साल आना ही है। सेम वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के लिए भी रेकरिंग रेवेन्यू का शेयर जितना ज्यादा होगा उतनी उनकी रेवेन्यू की प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। तो कंपनी ने अपने नुवामा प्राइवेट वाले सेगमेंट में और नुवामा वेल्थ वाले सेगमेंट में, दोनों में रेकरिंग रेवेन्यू पे ज्यादा फोकस किया है। मतलब फ्रेश पैसा जितना भी आया है वो उन एसेट्स में लगाया है जिनसे रेकरिंग रेवेन्यू हमको जनरेट होता है। देन इसके साथ में टेक्नोलॉजी पे भी कंपनी ने काफी एडवांसमेंट करा है। जैसे कुछ क्वार्टर्स पहले हमने इनकी कॉन कॉल में डिस्कस किया था कि इन्होंने एक टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है, एक टूल दिया है अपने आरएम को बेसिकली, जिससे इनका जो आरएम है वो अपने क्लाइंट का टोटल पोर्टफोलियो देख सकता है अक्रॉस एडवाइजर्स। मतलब सिर्फ नुवामा के पास कितना पैसा इन्वेस्ट है वो नहीं, अलग अलग वेल्थ मैनेजर के पास में कितना इन्वेस्ट है, किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट है, उसमें कितना रिटर्न है, क्या रिस्क की वोलेटिलिटी है, ये सारी चीजें जो इनका आरएम है वो उसको मेजर कर सकता है। इससे इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सो बेसिकली इससे जो इनका आरएम है वो क्रॉस सेल अपसेल काफी अच्छे तरीके से कर पाएगा। मतलब उसी क्लाइंट से आप ज्यादा एसेट भी आगे चल के गेन कर सकते हो अगर आप उनका पोर्टफोलियो अच्छे से मेजर कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें इन्होंने लॉन्च करी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। देन नेट न्यू मनी की अगर हम बात करें तो नुवामा वेल्थ में 65 से 70% जो पैसा इनके पास आता है फ्रेश, वो कंपनी कहां पे इन्वेस्ट कर रही है आज के टाइम पे? MPIS के अंदर, यानी मैनेज प्रोडक्ट एंड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। MPIS एक तरीके का आपका ARR एसेट हो गया, मतलब उससे आपका रेकरिंग रेवेन्यू बढ़ेगा। उसके साथ में कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक चेंज और किया है। तो पहले बेसिकली नोवामा वेल्थ का अगर आप देखोगे तो एक एसेट सर्विसेज वाला बिजनेस है, कस्टोडियन वाला बिजनेस है, जिसमें कंपनी क्या करती है, इनके जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट हैं उनको ये क्लियरिंग सर्विसेज देती है। मतलब उनके जो भी ट्रेड्स वगैरह होते हैं उसको टाइमली एग्जीक्यूट करना, उसका फंड अकाउंटिंग करना, पूरा बैक ऑफिस मैनेज करना, ये सारी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है।
अब इनके नुवामा वेल्थ में जो वो इंस्टीट्यूशन क्लाइंट है या जो इंडिविजुअल क्लाइंट हैं जो उस तरीके की चीजें करते हैं, ट्रेड्स वगैरह करते हैं, उनको जो क्लियरिंग सर्विसेज अभी तक चाहिए होती थी, तो वो कंपनी अपने एसेट सर्विसेज वाले डिवीजन से प्रोवाइड करती थी। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एक इशू क्या आता था कि इनकी वेल्थ मैनेजमेंट की टीम को इनके एसेट सर्विसेज वाले टीम से कोऑर्डिनेट करना पड़ता था, जिससे मैनेजमेंट कह रही है कि ऑपरेशनल लेवल पे थोड़ी सी इनएफिशिएंसी क्रिएट होती थी और उस पूरे प्रोसेस में डिले भी काफी ज्यादा हो जाता था। उसको देख करके इन्होंने क्या किया है कि वो जो सेल्फ क्लियरिंग वाला सर्विसेज है, मतलब अपने वेल्थ मैनेजमेंट क्लाइंट्स को जो इनको क्लियरिंग सर्विसेज देनी होती थी, वो इन्होंने एसेट सर्विसेज वाले सेगमेंट से स्विच करके वेल्थ मैनेजमेंट वाले सेगमेंट के अंदर स्विच कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया है। अब इस चीज के लिए इन्होंने शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डेट लिया था जो इन्होंने दिसंबर तक रीपे कर दिया है। इसकी वजह से इनके ईल्ड पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में एक इम्पैक्ट पड़ा था। प्लस ईल्ड इनके लास्ट 2-3 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहे हैं, तो एक तो ये रीजन है जो इन्होंने स्ट्रक्चरल चेंज करा है। दूसरा, कंपनी का कहना है कि लोन बुक हम लास्ट 1-1.5 साल से इंटेंशनली ग्रो नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ उसमें स्ट्रेटेजिक चेंजेस कर रहे हैं। सो ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से हमारा ईल्ड इंप्रूव नहीं हुआ है। कंपनी का कहना है कि ईल्ड में कोई स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बिजनेस की स्ट्रेटेजी हमने थोड़ी सी चेंज करी है लास्ट कुछ क्वार्टर्स के अंदर, इसकी वजह से ईल्ड में थोड़ा सा आपको डिक्लाइन दिखा है। लेकिन इसमें पॉजिटिव गाइडेंस इन्होंने दिया है कि नेक्स्ट क्वार्टर से यानी फोर्थ क्वार्टर से कंपनी का ईल्ड इंप्रूव हो जाएगा। 80 से 85 बेसिस पॉइंट का जो रेंज है वो इन्होंने गाइड किया है कि उस रेंज में हमारा ईल्ड आने वाले क्वार्टर्स के अंदर रहेगा। देन नुवामा प्राइवेट की अगर हम बात करें तो उसमें भी एआरआर एसेट यानी रिकरिंग एसेट जो होता है उसकी सेल्स ज्यादा रही है कंपनी की, और प्लस कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। इन कंपनीज के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि आपने अपना एम्प्लॉय बेस बढ़ाया है, आपने अपना आरएम बेस इंक्रीज किया है। सो दोनों सेगमेंट में नुवामा प्राइवेट प्लस नुवामा वेल्थ दोनों सेगमेंट में डबल डिजिट रेट से इन्होंने अपने एम्प्लॉय बेस को इंक्रीज किया है। और इसके साथ में जो इनका इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें कंपनी कह रही है कि अभी हम प्राइमरी जो फोकस है वो दुबई पे कर रहे हैं। दुबई में ऑलरेडी रेवेन्यू वगैरह आना स्टार्ट हो गया, क्लाइंट बनने वहां पे स्टार्ट हो गए हैं। 3 से 4 आरएम है कंपनी के आज के टाइम पे वहां पे। एंड मैनेजमेंट कह रहा है कि इसको आगे चल के हम मे बी अगले 12 महीने के अंदर उसको डबल करेंगे। सिंगापुर में अभी एक्सपैंड करने का कंपनी का फोकस नहीं है। सो बेसिकली मैनेजमेंट कह रही है कि सिंगापुर में जो कंपटीशन इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा है, तो वहां पे ब्रेक इवन करने में हमको ज्यादा टाइम लग सकता है। दुबई में एम्प्लॉय लेवल पे ऑलरेडी हम ब्रेक इवन कर चुके हैं, मतलब आरएम लेवल पे ब्रेक इवन हो चुका है। जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, उनको ब्रेक इवन करने में हमको 6 to 9 मंथ्स का टाइम और लगेगा। लेकिन सिंगापुर में अगर हम अभी स्टार्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा ब्रेक इवन में। तो इसलिए अभी जो कंपनी प्राइमरी फोकस कर रही है वो दुबई के ऊपर कर रही है। देन एसेट मैनेजमेंट में भी नेट इनफ्लो वगैरह अच्छा रहा है, ग्रोथ अच्छी रही है। लेकिन इनका एयूएम अगर आप देखोगे एसेट मैनेजमेंट का तो उसका ग्रोथ रेट थोड़ा सा घटा है। उसका एक रीजन ये भी है कि इनका प्राइवेट इक्विटी का एक फंड है एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस में। इसमें इन्होंने ओला इलेक्ट्रिक के जो शेयर्स हैं उसको सेल किया है और क्लाइंट्स को उनका वो जो कैपिटल है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मैनेजमेंट कह रही है आगे चल के हम एक न्यू सीरीज लॉन्च करेंगे अपने प्राइवेट इक्विटी फंड की, मतलब एक नया सीरीज लॉन्च करेगी जिसमें कंपनी वापस से उस एयूएम को एक्यूमुलेट करेगी, वो पैसा वापस से आ जाएगा कंपनी का। तो एक्चुअली में एयूएम लॉस नहीं हुआ है, जस्ट उन्होंने वो सेल एक स्टॉक को सेल किया है, थोड़ा सा अमाउंट लिक्विडेट किया है, इसकी वजह से एयूएम में हमको थोड़ा सा ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। देन एसेट सर्विसेज का जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ अच्छी रही है। मैनेजमेंट कह रहा है कि ये वाला सेगमेंट एक्चुअली में एक तरीके का रेकरिंग रेवेन्यू है इसका, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या इंस्टीट्यूशनल बिजनेस जो है हमारा उससे हम डायरेक्टली इसको लिंक नहीं कर सकते, इसके रेवेन्यू रेकरिंग रेवेन्यू है। प्लस इसमें इन्होंने क्लाइंट एडिशन भी किया है सो दैट हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है उसको हम अच्छे से मैनेज कर पाए। जो कोर कैपिटल मार्केट है कंपनी का जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी ये दोनों सेगमेंट आते हैं, इसमें इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी में ऑफ कोर्स दिखेगा कि वॉल्यूम नीचे आया है, इनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है क्लाइंट का उसमें डिक्लाइन हुआ है बिकॉज एफ एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, आपका ट्रू टू लेवल वाला रूल अप्लाई हुआ है, तो इनकी वजह से वॉल्यूम्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में डील अच्छी रही है, ग्रोथ अच्छी रही है। कंपनी कह रही है कि इनफैक्ट Q1 और Q2 के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है हमको Q3 में। टोटल 57 डील्स हुई हैं QIPs और IPOs को मिला के, जिसमें नुवामा वेल्थ का जो है वो 11 डील्स इन्होंने करी है। और अगर आप इशू साइज वाइज अगर आप देखोगे तो 1.45 लाख करोड़ का टोटल इशू साइज हुआ था, जिसमें से 25,000 करोड़ जो है वो नुवामा वेल्थ ने करा है, मतलब 18% का मार्केट शेयर इनका हुआ है। इसमें अच्छी चीज ये है कि 2 साल पहले इनका मार्केट शेयर सिर्फ 9% था और अभी वो मार्केट शेयर बढ़ करके 18% हो गया है, यानी डायरेक्शनली कंपनी इस वाले सेगमेंट में मार्केट शेयर गेन कर रही है।
प्लस मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि आगे के लिए भी, मतलब फोर्थ क्वार्टर और आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी, जो डील की एक्टिविटी है, यानी नंबर ऑफ कंपनी जो आईपीओ के लिए अप्लाई कर रही है, आईपीओ फाइल कर रही है या फिर क्यूआईपी फाइल कर रही है, फंड रेजिंग वगैरह का प्लान है, वो डील एक्टिविटी अच्छी है, डील एक्टिविटी अभी देखने को अच्छी लग रही है। देन इसके बाद इनका अगर आप वेल्थ का एयूएम मिक्स देखोगे तो कंपनी कह रही है कि आज के टाइम पे हमारे पास वेल्थ मैनेजमेंट में जितना भी फ्रेश पैसा आता है उसका 65 टू 70% हम पीएमएस, आपका एआईएफ और म्यूचुअल फंड, इन तीनों सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो बेसिकली फ्रेश पैसा का 65 से 70% जाता है आपका एमपीआईएस के अंदर, और इस 65-70% का 60-70% कंपनी इन तीनों सेगमेंट में इन्वेस्ट करती है। बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो कंपनी अपना फिक्स्ड इनकम हो गया, आपका अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हो गई, इंश्योरेंस वगैरह हो गया, इन सारे सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करती है। यानी बड़ा पार्ट जो है वो कंपनी पीएमएस, एआईएफ वगैरह इन सब में इन्वेस्ट कर रही है। देन इसके बाद कंपनी का एसेट सर्विसेज का अगर आप रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो कंपनी का कहना है कि 25-75% का शेयर है, यानी 25% जो इनके रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक क्लाइंट से आते हैं, 75% इंटरनेशनल क्लाइंट से आता है। इसमें अच्छी चीज ये है कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन तो है, यानी टॉप 5 टॉप 10 क्लाइंट से दिखेगा आपको कि रेवेन्यू ज्यादा आता है, लेकिन इसमें रिस्क नहीं है। रिस्क इसीलिए नहीं है कि वो जो टॉप 5 टॉप 10 क्लाइंट्स है वो चेंज होते रहते हैं। यानी आज जिन टॉप 5-10 क्लाइंट से मेरे को रेवेन्यू आ रहा है, कल को चल के कुछ दिन के बाद वो क्लाइंट जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कौन सा इंटरनेशनल क्लाइंट आज इंडिया के ऊपर ज्यादा बुलिश है, आज उसके ज्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं, सो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कंपनी कह रही कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज वो क्लाइंट्स अपने आप में टॉप 5 टॉप 7 में चेंज होता रहता है। देन यील्ड वगैरह जो इनका कम हुआ है वो हमने डिस्कस कर लिया, ऑफकोर्स सेल्फ क्लियरिंग बिजनेस की वजह से हुआ है। देन इनका ट्रांजैक्शनल इनकम अगर आप देखोगे, प्राइवेट जो इनका नोवामा प्राइवेट का डिवीजन है उसमें जो ट्रांजैक्शनल इनकम है उसका फ्लो अच्छा रहा है, मतलब उसका मोमेंटम अच्छा रहा है। तो कंपनी कह रही है कि सेकेंडरी मार्केट में जिस तरीके की वोलेटिलिटी देख रहे हैं, मतलब इक्विटी मार्केट में अगर आप देखोगे लिस्टेड स्पेस में जैसी वोलेटिलिटी अभी चल रही है, उसको देखते हुए कंपनी कह रही है कि प्राइमरी मार्केट में हमको ट्रांजैक्शन में फ्लो ग्रोथ देखने को मिला है, यानी अनलिस्टेड मार्केट में या फिर आप फिक्स्ड इनकम मार्केट में बोल सकते हो, बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला है, तो इसलिए ट्रांजैक्शन इनकम का ग्रोथ अच्छा रहा है इनका थर्ड क्वार्टर के अंदर। देन एआरआर एसेट, मतलब इससे बेसिकली हमको आइडिया लगेगा कि कंपनी का कितना पोर्टफोलियो, इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो जो है वो डायरेक्ट इक्विटी से लिंक है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप नोवामा प्राइवेट वाले बिजनेस की बात करोगे तो इसमें मोस्टली जो हम इन्वेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट का पैसा वो नॉन कोर इक्विटी के अंदर करते हैं, मतलब जो मेन इक्विटी प्रोडक्ट्स हैं जैसे पीएमएस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एआईएफ हो गया, ये हमने लास्ट 8-9 मंथ से ही स्टार्ट किया है नोवामा प्राइवेट वाले डिवीजन में। मोस्टली जो पैसा है इसका वो कंपनी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हो गई, आपकी फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, या आपका जो क्रेडिट फंड होते हैं, उन सारे सेगमेंट्स में कंपनी इन्वेस्ट करती है मोस्टली नुवामा प्राइवेट के अंदर, यानी डायरेक्ट इक्विटी में जो फ्लो है वो कम है। नुवामा वेल्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 40 से 50% जो पैसा है कंपनी का वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, मतलब एयूएम जो है वो 40-50% इक्विटी से लिंक है, डायरेक्ट इक्विटी से। बाकी का जो 50-60% है अगेन वो भी कंपनी नॉन कोर इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करती है, जिसमें आपके वही सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस आ जाता है, आपका क्रेडिट फंड आ जाता है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज आ जाती है, ये सारे सेगमेंट्स में कंपनी इन्वेस्ट करती है। देन अगला पार्ट आता है कि कंपनी का सिनर्जी किस तरीके से डेवलप है, बिकॉज इतने सारे अलग अलग सेगमेंट्स है कंपनी के, तो अगर क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कंपनी अच्छे से ग्रैब नहीं कर पा रही है तो एफिशिएंसी ज्यादा बिल्डअप नहीं हो रही है, इसका मतलब सो इस पे मैनेजमेंट का कहना है कि सिनर्जी आज के टाइम पे काफी अच्छे से प्ले आउट हो रही है हमारे लिए। जैसे इनका कहना है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस का जो प्राइवेट इक्विटी का फंड है, अगर आज के टाइम पे वो किसी अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करता है एंड कल को चल के वो अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ स्टेज में आती है, तो पहले वो हमारा क्लाइंट है एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर, जब वो आईपीओ स्टेज में आएगा तब वो हमारा क्लाइंट बन जाएगा कैपिटल मार्केट वाले बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले बिजनेस के अंदर। देन आईपीओ के टाइम पे जो उस कंपनी के प्रोमोटर होंगे वो अपना स्टेक लिक्विडेट करेंगे, तो वहां से वो हमारा नुवामा प्राइवेट का क्लाइंट बन सकता है। एंड जब वो कंपनी लिस्ट हो जाएगी ऑफ कोर्स, तो उसकी जो सीनियर मैनेजमेंट होंगे जिनके पास ईसॉप वगैरह होता है, उनको हम हमारा नुवामा वेल्थ के सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। सो कंपनी कह रही है कि ये सिनर्जी आज के टाइम पे अच्छे से प्ले आउट हो रही है, एंड हमारा मानना है कि 10-15% जो रेवेन्यू है वो इस सिनर्जी को प्ले आउट करते हुए क्रिएट किया जा सकता है।
ऑफ कोर्स ये करना आसान नहीं है, बिकॉज अलग अलग तरीके के प्रोमोटर्स होते हैं, अलग अलग बिजनेस का नेचर होता है उनका। सो सबको एक्सप्लेन करना पड़ता है एंड आपको बार बार कन्विंस करना पड़ता है कि अगर आप मल्टीपल सर्विसेज हमारे लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो इसको आई मीन रेप्लीकेट कर पाना ज्यादा इजी नहीं है, इसको क्रिएट कर पाना ज्यादा इजी नहीं है। लेकिन इसमें बेनिफिट ये होता है कि जब आप ये मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करते हो या फिर ये सिनर्जी बिल्डअप होती है, तो इसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो सीधे आपके पीबीटी में ऐड होता है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होता है। क्योंकि अगर आपने वेल्थ मैनेजमेंट से किसी क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का सर्विस दिया, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से किसी को आप नुवामा प्राइवेट के अंदर लेकर के आए, तो कॉस्ट इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। जस्ट आपको एक इंसेंटिव देना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज को, अपने आरएम को, जिसने ये क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग करी है। सो उसका जो बड़ा पार्ट होता है उस रेवेन्यू का, वो सीधे आपके पीबीटी के अंदर ऐड होता है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने का चांस आपको ज्यादा बढ़ जाता है। तो कंपनी कह रही है कि 10 to 15% जो रेवेन्यू है वो इस सिनर्जी के थ्रू प्ले आउट किया जा सकता है, और उसको करंटली हम कर भी रहे हैं आज के टाइम पे। देन इसके बाद आपका एक्टिविटी लेवल में किस तरीके का मोमेंटम चल रहा है मार्केट के अंदर। तो कंपनी कह रही है कि कोई ऐसा एज सच नेगेटिविटी नहीं देख रहे हैं हम हमारे एक्टिविटी लेवल्स के अंदर। स्पेसिफिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बिजनेस की बात करो, तो कंपनी कह रही है कि डील का मोमेंटम तो बहुत अच्छा है, चाहे आईपीओ का डील हो या क्यूआईपी का डील हो। इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो डील्स के लिए अप्लाई कर रही हैं। हाँ, काफी सारी कंपनीज का वैल्यूएशन जरूर गिर गया है। तो जो प्रोमोटर्स को या उनकी मैनेजमेंट को जो पहले कंफर्ट था कि इतने हाई वैल्यूएशन पे हम आईपीओ लेके आएंगे या क्यू फंड रेजिंग करेंगे, वो कंफर्ट नहीं है। लेकिन उनके बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग जो उनको जिनको करना है वो अभी भी अप्लाई जरूर कर रहे हैं। जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, जो जिनका मेन पर्पज यही होता है कि हाई वैल्यूएशन पे हमको एग्जिट करना है एक पर्टिकुलर बिजनेस से आईपीओ वगैरह के अंदर, उनके उनके तरफ से जरूर थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है। और अगर ये मार्केट का सेंटीमेंट कंटिन्यू रहता है अगले 1 से 2 महीने तक, तो उस उन वाले आईपीओज में या उन वैसे क्यूआईपीज के अंदर थोड़ा सा और डिले देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली मैनेजमेंट क्या कह रही है कि जो डील एक्टिविटी है, यानी आईपीओ के लिए अप्लाई करना, आईपीओ फाइल करना, क्यूआईपी फाइल करना, उसमें स्लो डाउन अभी देखने को नहीं मिला है। बट ये बिल्कुल चांस है कि अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, तो मतलब आईपीओ के लिए अप्लाई तो आप कर देते हो, लेकिन आपका आईपीओ डिले भी हो जाता है, आपका क्यूआईपी भी डिले हो जाता है। जैसे आप लास्ट 1-2 महीने के अंदर देखोगे तो कुछ खास ऐसे बहुत बड़े आईपीओ नहीं आए हैं। तो मैनेजमेंट साथ में ये भी हिंट दे रहा है कि इसका भी चांस पॉसिबल है, लेकिन अभी तक डील में स्लो डाउन देखने को नहीं मिला है एटलीस्ट। देन उसके बाद अगला पार्ट आता है कि ट्रांजैक्शनल इनकम आपका किस तरीके से प्ले आउट हो रहा है आपका नुवामा प्राइवेट और नुवामा वेल्थ वाले बिजनेस के अंदर। सो कंपनी कह रही है कि जो हमारा ट्रांजैक्शनल इनकम है, यानी जो फ्रेश पैसा आ रहा है हमारे बिजनेस के अंदर, उसमें भी हम ज्यादा स्लो डाउन नहीं देख रहे आज के टाइम पे, चाहे वो हमारा नुवामा वेल्थ का बिजनेस हो या वो हमारा नुवामा प्राइवेट का बिजनेस हो। सो कंपनी ट्रांजैक्शनल इनकम में इनका कहना है कि जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हो गया आपका, उसमें तो ऐसा नहीं होता है कि हर महीने इन्वेस्ट होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी फंड रेजिंग के लिए अप्लाई कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेकिन जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें हम क्लाइंट के एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहते हैं। प्लस ये जो ये आपके जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये आपके फिक्स्ड इनकम में डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि डेट म्यूचुअल फंड में 80 से 85% जो फ्लो है, वो आपका या तो कॉर्पोरेट्स की तरफ से आता है या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से आता है। जो एचएनआईज होते हैं, अल्ट्रा एचएनआईज होते हैं, ये मोस्टली जो इनका आइडल पैसा होता है वो ये बैंकों में रखते हैं। तो हम स्ट्रेटेजिकली क्या टारगेट करते हैं कि उनका वो जो बैंक में जो आइडल पैसा पड़ा है, जिसपे बहुत लो रिटर्न है, टैक्स वगैरह ज्यादा है, उनको उन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें, लाइक जैसा एमएलडी हो गया आपका, या कुछ आपके क्रेडिट फंड हो गए। सो इस तरीके से के स्कीम्स में इन्वेस्ट करें जिसमें फिक्स्ड रिटर्न मिले और टैक्स एडवांटेज भी मिले। तो वहां से कंपनी कह रही है कि ट्रांजैक्शनल वाला इनकम जो है उसमें हमको कोई स्लो डाउन देखने को नहीं मिल रहा है अभी, ना ही नुवामा वेल्थ में ना नुवामा प्राइवेट में, दोनों में फ्लो काफी अच्छा चल रहा है करंटली, बिकॉज डायरेक्टली मार्केट लिंक नहीं है वो। तो क्लाइंट को एक तरीके से थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि इतना इतना सेंटिमेंट उसका नेगेटिव नहीं है उस वाले पार्ट के लिए। देन एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि कल को चल के अगर ये जो सेंटीमेंट चल रहा है मार्केट में, अगर ये कंटिन्यू रहता है और मार्केट में स्लो डाउन आता है, 2-3 क्वार्टर तक ये कंटिन्यू रहता है, तो कंपनी अपने एक्सपेंस वाले पार्ट को, अपने मार्जिन वाले पार्ट को कैसे मैनेज कर सकती है। सो नुवामा वेल्थ का कहना है कि आज के टाइम पे अगर आप हमारा एक्सपेंस वाला पार्ट देखोगे, सो ऑलमोस्ट 20 से 30% जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो वेरिएबल एक्सपेंसेस है। मतलब जैसे इनका डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस बेसिकली उसको बोल सकते हैं। सो कंपनी कह रही है कि अगर बिजनेस में स्लो डाउन आता है, तो जैसे हम एक चीज कर सकते हैं कि मार्केटिंग एक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी, हम कई सारे इवेंट्स करते
करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हमारे आरएम्स का जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो भी काफी कम हो जाएगा। सो इन टोटलिटी अगर आप देखोगे तो 20 से 30% जो हमारा कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर कल को चल के बिजनेस में ज्यादा ही स्लो डाउन देखने को मिलता है। अब इससे होगा ये, मैनेजमेंट कह रही है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर के लिए अगर हम सपोज करें कि मार्केट का सेंटीमेंट इसी तरीके से रहता है, तो 2-3 चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस का जो कॉस्ट टू इनकम है वो आज 65% है, और 2-3 साल में हमारा मानना है कि वो 60% पे आ जाएगा। देन जो हमारा एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है उसका कॉस्ट टू इनकम आज 120% है, 127% है। हमारा मानना है कि 2-3 ईयर्स के अंदर वो 100% पे आ जाएगा, ब्रेक इवन कर लेगा। इनफैक्ट ज्यादा चांस ये है कि वो 80-90% के रेंज में आ जाए। एसेट सर्विसेज का बिजनेस बिल्कुल वॉलेटाइल नहीं, ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, तो हमारा मानना है कि वो आज करंटली जिस लेवल पे उसी लेवल पे रहेगा। नाउ सबसे वॉलेटाइल इस कंपनी के लिए कौन सा सेगमेंट है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी का। तो कंपनी कह रही है कि अगर इस वाले सेगमेंट का कॉस्ट टू इनकम 20% और डिटोरिएट भी हो जाता है अगले 2-3 ईयर्स के अंदर, स्टिल हमारा मानना है कि बाकी जो हमारे पास लीवर्स हैं कॉस्ट के, उसके बेसिस पे उसके हेल्प के थ्रू हमारा जो कंसोलिडेटेड लेवल पे जो कॉस्ट टू इनकम होगा वो 54% पे रहेगा 2-3 ईयर्स के बाद भी। आज भी अगर आप इस कंपनी का कॉस्ट टू इनकम देखोगे तो 54% पे ही है। एंड मैनेजमेंट कह रहा है कि क्योंकि एसेट मैनेजमेंट हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, इन दोनों में स्ट्रक्चरली आगे चल के कॉस्ट टू इनकम हमारा इंप्रूव होगा। तो जो हमारा सबसे वॉलेटाइल इंजन है कैपिटल मार्केट का, अगर उसमें डिटोरिएशन भी होता है उसके कॉस्ट टू इनकम में, स्टिल ओवरऑल कंपनी लेवल पे हमारा कॉस्ट टू इनकम 54% पे ही रहेगा 2-3 ईयर्स के अंदर। मतलब कहने का क्या है मैनेजमेंट का कि जो कॉस्ट लीवर्स हैं उसको काफी अच्छे से हम यूज कर सकते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है हमारे लिए। सो इवन दो अगर स्लो डाउन आता है बिजनेस में, तो भी हम कॉस्ट वाइज काफी अच्छे पोजीशन में स्टैंड करेंगे अगले 2-3 ईयर्स के बाद भी। ये होगा कहां से? इसका एक सबसे बड़ा रोल आ जाएगा आपका आरएम प्रोडक्टिविटी का। सो मैनेजमेंट का कहना है कि आज 40 से 45% जो हमारे आरएम है, रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, वो लेस देन 1 ईयर है, मतलब 1 साल भी अभी नहीं हुआ है उनको कंपनी को ज्वाइन किए हुए। एंड अभी उनका अगर आप प्रोडक्टिविटी देखोगे तो हार्डली 1 टाइम है, यानी अपने कॉस्ट का सिर्फ 1 टाइम रेवेन्यू वो जनरेट करके देते हैं हमारी कंपनी को। अब जैसे जैसे वो मेच्योर होंगे, मतलब जब वो 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर उनको हो जाएगा कंपनी में, तो ऑटोमेटिकली उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो 1 टाइम से इंक्रीज होकर 4 टाइम हो जाएगा, यानी 4 टाइम इंक्रीज होगा उनके प्रोडक्टिविटी के अंदर। और लेकिन वीजा वीज कॉस्ट जो है, कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, कॉस्ट उतना ही रहेगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स का। अब इससे इससे आपको एडवांटेज मिलेगा कॉस्ट टू इनकम के अंदर। प्लस एक और चीज इंटरेस्टिंगली कंपनी क्या कह रही है कि अगर मार्केट का M2M का मतलब क्या हो गया? आपके AUM के ऊपर आपको मार्केट से कितना गेन मिलता है। सो कंपनी कह रही है कि अगर M2M को हम एक्सक्लूड कर दे, मतलब M2M अगर स्टेबल भी रहता है, स्टिल जो हमारा आरएम की जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, सिर्फ उसी के बेसिस पे हमारा ऐसा प्रोजेक्शन है कि 2-3 ईयर्स के अंदर हमारा AUM ग्रोथ जो है वो 25% कंटिन्यू रहेगा। यानी अपने AUM लेवल पे कंपनी 25% की ग्रोथ का गाइडेंस दे रही है, कैगर के ग्रोथ का गाइडेंस दे रही है कंपनी एक तरीके से अगले 2-3 ईयर्स के अंदर। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो बहुत एक्सट्रीम नहीं होती है। अगर इन केस मार्केट बहुत एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रहता है एंड कुछ ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है, तब ऑफकोर्स ये 25% डिक्लाइन भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर स्टेबिलिटी रहती है 2-3 ईयर्स के लिए, जो कि एक्सपेक्टेड है, मतलब 2-3 साल के होराइजन से अगर हम लेके चले तो कंपनी का कहना है कि 25% के रेट से हमारा जो AUM है वो बहुत आराम से ग्रो कर सकता है, क्योंकि आरएम जो है उसकी उसकी अभी प्रोडक्टिविटी में 4 टाइम का इंक्रीज होना बाकी है। सो 2-3 ईयर्स के अंदर 4 टाइम का इंक्रीज हमको उसमें देखने को मिलेगा। देन इसके बाद इनका कॉस्ट टू इनकम भी वहीं से इंप्रूव होगा ऑफकोर्स, उसी के बेसिस पे कंपनी कह रही है कि हमारा कॉस्ट टू इनकम ओवरऑल 54% पे ही रहेगा, इवन दो कैपिटल मार्केट में अगर हमारा और डिटोरिएशन होता है कॉस्ट टू इनकम के अंदर। देन लोन बुक के अंदर कंपनी ने क्या चेंजेस करें, क्या स्ट्रेटेजिक चेंजेस करें जिससे इनका ROE बढ़ने का चांस है। सो सबसे पहले मैनेजमेंट ने क्या करा है, इनका कहना है कि हमारा अगर आप लोन बुक देखोगे तो हम MTF नहीं करते हैं। MTF मतलब मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी। MTF बहुत कम है इनके टोटल लोन बुक का कॉन्सेंट्रेशन में। लोन बुक में कंपनी सबसे ज्यादा क्या करती है? लोन अगेंस्ट ईसॉप, मतलब जो इनके HNI अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स हैं उनको उनके ईसॉप के अगेंस्ट में लोन ऑफर करती है, उनको लोन अगेंस्ट शेयर्स ऑफर करती है, और जो उन्होंने AIF में इन्वेस्ट किया होता है उसके अगेंस्ट में कंपनी उनको लोन ऑफर करती है। सो ये 2-3 मेन प्रोडक्ट्स करती है कंपनी। मैनेजमेंट का कहना है कि अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी हमारे HNI अल्ट्रा HNI क्लाइंट है, वो एक बार जैसे लेट्स सपोज अगर उन्होंने लोन अगेंस्ट शेयर लिया, शेयर्स के अगेंस्ट में, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में अगर उन्होंने लोन लिया, तो वो 2 साल तक उस लोन को होल्ड करते थे। अब क्योंकि उस क्लाइंट की क्रेडिट क्वालिटी काफी अच्छी है,
जो उन्होंने कोलैटरल दिया है हमको, उस कोलैटरल की वैल्यू काफी अच्छी है, तो हम उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते थे। एंड एक तरीके से 2 साल तक वो पैसा जो है वो आइडल पड़ा हुआ है, मतलब उस पर कुछ ज्यादा मार्जिन हम अर्न नहीं कर पा रहे थे। क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो आई मीन कुछ मंथ्स तक पहले तक तो ठीक था, जहां पे उसको एक अच्छा वैल्यू एप्रिसिएशन मिल रहा था, इक्विटी मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म कर रही थी। लेकिन आज के टाइम पे कंपनी कह रही है कि अगर वो अपने सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखता है, या सपोज ईसॉप को होल्ड करके रखता है इतने लंबे टाइम तक, तो मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से उसको मार्जिन वगैरह ज्यादा पे करना पड़ेगा, उसका वैल्यूएशन घट जाएगा। तो दूसरा, कंपनी कह रही है कि हमारे एंगल से भी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली ज्यादा आरओई एक्रेटिव क्या रहेगा कि अगर हम इसको जो है कैपिटल को अच्छे से यूज करें। सो कंपनी ने अब क्या किया है, 30 डेज तक, मतलब अगर एज अ क्लाइंट कोई इनसे लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ले रहा है, तो कंपनी फर्स्ट 30 डेज तक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है, यानी थोड़ा सा लो इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। देन 30 डेज के बाद सडनली कंपनी इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी के ऊपर। इससे क्या हो रहा है, जो उनके क्लाइंट हैं वो 30 डेज के बाद उस पोजीशन को सेल कर रहे हैं एंड दूसरे एसेट्स की तरफ वो फोकस कर रहे हैं, बाकी जो कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है वो उसको उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो कंपनी का सेम कैपिटल जो है वो ज्यादा बार यूज हो रहा है, मतलब कंपनी ज्यादा क्लाइंट्स को जो है वो लोन दे पा रही है। अब जब भी आप लोन दोगे तो आप उस पर प्रोसेसिंग फी भी चार्ज करोगे, प्लस क्लाइंट सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, उस पर आपका ब्रोकरेज भी बन रहा है, एंड उसके साथ में वो दूसरे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वहां से भी आपका कमीशन इनकम आ रहा है। तो कंपनी कह रही है कि इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा अर्निंग ग्रो हो रहा है बेसिकली, एंड वो आरओई जो है वो उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है। सो लास्ट ईयर इनका वेल्थ मैनेजमेंट का जो आरओई था वो 16% के आसपास था, अभी वो 22% आ चुका है, सिर्फ वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली। तो इस तरीके का इंप्रूवमेंट दिखाया है कंपनी ने अपने आरओई के अंदर। सो ये इनका स्ट्रेटेजिक चेंज रहा है, जिसकी वजह से आरओई में इतना इंप्रूवमेंट आया, और कंपनी कह रही है कि इससे हमारा जो कैपिटल है वो ज्यादा एफिशिएंटली हम आगे चल के यूज कर पा रहे हैं। देन क्लाइंट एडिशन किस तरीके का रहा है, मतलब ये जो एयूएम में ग्रोथ आई है, ये न्यू क्लाइंट से आई है या मेनली आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आई है? तो उसमें मैनेजमेंट का कहना है कि वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो न्यू क्लाइंट जब आप एक बार ऐड करते हो, सो उनको कंट्रीब्यूट करने में काफी टाइम लगता है। इनिशियली हार्डली 20 से 30% जो एसेट है वो आपका नया क्लाइंट लाता है, लेकिन जो मैक्सिमम एसेट आपका ग्रो करता है, जो एयूएम आपका ग्रो करता है, वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से करता है। तो वही इस कंपनी के लिए भी लाए, 30-40% जो ग्रोथ है वो न्यू क्लाइंट से आया है, लेकिन जो 50-60% है वो कंपनी के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ने डिलीवर करा है कंपनी के लिए। इसके बाद एफएनओ क्लियरिंग बिजनेस में किस तरीके का सेंटीमेंट है, मतलब जो इनका क्लियरिंग सर्विसेज बिजनेस है, एफएनओ में जो चेंजेस हुए हैं, ट्रू टू लेवल में जो चेंजेस हुए हैं, उससे इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स का कैसा व्यू है? तो कंपनी कह रही है कि जो भी हमारा डिस्कशन रहा है, ये एक्चुअली हमने लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था, मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे क्लाइंट्स के साथ में जो भी हमारा डिस्कशन रहा है, क्लाइंट्स ने एक तरीके से हमको पॉजिटिव व्यू ये दिया है कि वॉल्यूम जरूर शॉर्ट टर्म में थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली हमारा जो फोकस है वो इंडियन मार्केट के ऊपर ही है। एक बहुत बड़ा पूल जो है उनके इन्वेस्टमेंट का वो इंडियन मार्केट के अंदर है, एंड ओवरऑल वो कॉन्फिडेंट है मीडियम टू लॉन्ग टर्म को लेकर के। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हम ऐसा कोई स्लो डाउन नहीं देख रहे हैं अपने क्लाइंट्स की तरफ से इंडियन मार्केट में अपने फ्लोज वगैरह को लेकर के। एंड इसके साथ में अगर आप आगे का डील्स वगैरह का देखोगे तो कंपनी का वही कहना है कि डील्स की एक्टिविटी तो काफी अच्छी है, बट ऑफ कोर्स वो डिपेंड करेगा कि उसमें कुछ डिले होता है नहीं होता है, या एग्जीक्यूशन किस टाइम तक आता है, उन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो ये पूरा कॉन कॉल वाला पार्ट था नुवामा वेल्थ का। रिजल्ट अगर हम देखें तो नंबर्स ठीक ठाक थे कंपनी के। एक दो चीजें जो मेन है इनके इनके कॉन कॉल के अंदर, अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव ये है कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट साउंड किया है नेट न्यू मनी वाले पार्ट के ऊपर, यानी फ्रेश पैसा जो इनकी कंपनी में आ रहा है, चाहे वो नुवामा प्राइवेट के अंदर हो, नुवामा वेल्थ के अंदर हो, या एसेट मैनेजमेंट वाले सेगमेंट के अंदर हो, तीनों सेगमेंट में जो फ्रेश पैसा आ रहा है कंपनी को, उसको लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि उसमें कोई स्लो डाउन नहीं देखने को मिला है। प्लस एक और चीज जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, एंड जो मेन डिफरेंस है नुवामा वेल्थ और मोतीलाल ओसवाल के बीच में, कि इनका जो इक्विटी की तरफ जो एलोकेशन है इनके टोटल ईयूएम का, वो कम है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल का अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू तो उस कंपनी का ब्रोकिंग वाले पार्ट से आता है। इस कंपनी का ब्रोकिंग वाला रेवेन्यू जो है वो 12-13% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो भी वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर। एंड इन्होंने कॉन कॉल में एक और डेटा शेयर किया है कि इनका इंस्टीट्यूशनल इक्विटी वाला बिजनेस, जिसमें वो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम में डिक्लाइन हुआ है, उसका टोटल रेवेन्यू शेयर है 12-13%, और ब्रोकिंग वाला बिजनेस उसका वेल्थ मैनेजमेंट में टोटल कंट्रीब्यूशन है 12-13%। दोनों बिजनेसेस पे एफ एंड ओ रेगुलेशन में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन इसमें पॉजिटिव चीज ये है
कि इन दोनों बिजनेसेस में अगर 10% का भी इंपैक्ट पड़ता है तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 2 to 3% का इंपैक्ट पड़ेगा टोटल रेवेन्यू के अंदर। सो ये एक इन्होंने पॉजिटिव गाइडेंस दिया है कि मतलब ओवरऑल वॉल्यूम अगर डिक्लाइन भी होता है हमारा तो उसका बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट जो है वो हमारे टोटल रेवेन्यू पे नहीं पड़ेगा, सिर्फ इन दोनों सेगमेंट से। हाँ, कल को चल के अगर क्लाइंटों से फ्रेश पैसा आने में मतलब उसका ग्रोथ रेट घट जाएगा या कंपनी का एयूएम थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, तब ऑफ कोर्स टोटल रेवेन्यू पे भी इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन सिर्फ एफ एंड ओ वाले पार्ट से अगर हम डिस्कस करें तो ज्यादा इंपैक्ट इनके रेवेन्यू पे नहीं पड़ेगा उस चीज के ऊपर। तो पॉजिटिव चीज यही है कि मैनेजमेंट नेट न्यू मनी को लेकर के कॉन्फिडेंट है। जनवरी तक का डेटा इन्होंने शेयर किया है कि जो भी फ्रेश पैसा जो जिस रेट से पहले आ रहा था और अब जिस रेट से आ रहा है उसमें कुछ खास हमने डिफरेंस नहीं देखा है। प्लस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले पार्ट पे भी डील की पाइपलाइन को लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि अभी डील की एक्टिविटी तो अच्छी है। सो ये दो अच्छी चीजें हैं, लेकिन इसमें ऑफकोर्स ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर 2-3 दिन के अंदर जिस तरीके का फॉल आ रहा है मार्केट के अंदर, जैसी नेगेटिविटी बिल्डअप हो रही है, जैसे सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, तो पूरे क्वार्टर में चीजें पूरी तरीके से चेंज हो सकती है बिजनेसेस के लिए। तो ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है। बट यस, स्ट्रक्चरली अगर आप देखोगे तो नुवामा वेल्थ एंड आनंद राठी वेल्थ, इन दोनों का बिजनेस मॉडल जो है वो थोड़ा सा आप स्टेबल बोल सकते हो एज ए वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल या वेल्थ फर्स्ट। बिकॉज वो दोनों कंपनीज जो है वो इक्विटी या डायरेक्ट मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा उनका रेवेन्यू डिपेंड करता है। आनंद राठी का भी अगर आप डायरेक्ट इक्विटी का एलोकेशन देखोगे तो हार्डली 55-56% जो उनका पैसा है टोटल ईयूएम में वो डायरेक्ट इक्विटी के अंदर है। तो उनका भी अर्निंग की वोलेटिलिटी या रेवेन्यू की वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है मार्केट के ऊपर जितनी मोतीलाल या वेल्थ फर्स्ट के ऊपर है। सो ये चीजें हैं। बाकी ट्रैकिंग तो हमको रखना है। वैल्यूएशन भी अगर आप नुवामा का देखोगे तो उतना सीरियस कंसर्न नहीं लगता, 18-20 का पी मल्टीपल है एंड अभी तक बिजनेस का ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है। बट पॉइंट यही है कि जिस तरीके का ये पूरा सिनेरियो है कैपिटल मार्केट के अंदर, मैं मतलब बहुत बुलिश होकर आज के टाइम पे नहीं बोल सकता कि ये बिजनेस आगे भी अच्छा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं। वॉल्यूम ट्रेड वॉल्यूम अगर आप देखोगे जो टॉप ब्रोकर्स हैं इंडिया के, उनका भी कहना है कि फर्स्ट टाइम हमने अपनी हिस्ट्री में इस तरीके का डी ग्रोथ देखा है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के अंदर। सो उसका किस तरीके का सिग्निफिकेंस होगा हर एक कंपनी के ऊपर, आई बिलीव वो ट्रैकिंग करके ही आइडिया लगेगा। सो इट्स बेटर कि थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखा जाए पूरे स्पेस के अंदर। एंड मतलब स्ट्रक्चरली आप बोल सकते हो कि बिजनेस मॉडल वाइज नुवामा थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है, मैनेजमेंट थोड़ी सी कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है। लेकिन अगले क्वार्टर्स में, आने वाले क्वार्टर्स में कैसा फ्लो रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि कंपनी का ग्रोथ वगैरह, मार्जिन वगैरह किस तरीके से रह सकते हैं। सो ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए।